हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम यहां पर रिवीजन कर रहे हैं अपने चैप्टर का, और चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फूड, यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो आपके मित्र हैं या शत्रु हैं, इस बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। आपने कहा एक प्रकार के जीव हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, हमारे चारों ओर होते हैं, जिन्हें आप अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, और इन्हें देखने के लिए हम यहाँ पर माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, अभी तक आपने क्या देखा है, आपके पास जो कंटेंट आया है, इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो आपने देख लिया है। अब बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि आप सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण देख रहे हैं और अलग अलग ग्रुप वहां पर देख रहे हैं। अभी तक आप बात कर चुके हैं यहाँ पर बैक्टीरिया की और फंगस की। बैक्टीरिया और फंगस के बारे में आपने बात कर ली है, और ग्रुप आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा हैबिटाट कहाँ पर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अर्थ। उसके बाद बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पास आते हैं और हार्मफुल माइक्रोब्स आपके पास आते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपने सिंपल सी जनरल सी चीजें यही देखी कि आपके चारों ओर क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। दोनों प्रकार के हो सकते हैं, यहाँ पर हानिकारक भी और लाभदायक भी होते हैं। ठीक है, इन्हें देखने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। अब क्लासिफिकेशन पर आ जाते हैं, तो आपने कहा कि सबसे पहले आपके पास जो ग्रुप आया है, आपने बात की है बैक्टीरिया के बारे में, और बैक्टीरिया के बारे में आपने कहा कि ये क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म है कि सबसे प्रिमिटिव सेल इनमें पाई जाती है, सबसे पुरानी या सबसे सिंपल सेल इनमें पाई जा रही है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इनमें नहीं पाई जा रही हैं। क्लियर है इतनी बात। ऑर्गेनेलीज क्या होती है, आपने कहा जो सेल के अंदर आपने जितने भी पार्ट्स पढ़े हैं, आपने क्या बात की है, आपने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो एक ऑर्गेनेली है। आपने कहा माइटोकॉन्ड्रिया है, वो एक ऑर्गेनेली है। गोल्जी अपैरेटस है, वो एक ऑर्गेनेली है। तो ये जो आप पार्ट्स पढ़ते हैं, यही सेल के क्या होते हैं, ऑर्गेनेलीज होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं इनमें। किनमें की बात हो रही है, प्रोकैरियोट की बात हो रही है। कैसे याद रखेंगे प्रोकैरियोट को, प्रोकैरियोट का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी कि पुराने। ठीक है, नेक्स्ट आपने बात की है, ये क्या बनाते हैं, जो सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीवों का एक बड़ा क्या बनाते हैं, हिस्सा बनाते हैं। अब हैबिटाट कहाँ पे होता है इनका, आपने कहा ये सब जगह पाए जाते हैं। ये पानी में भी पाए जाते हैं, ये स्थल में भी पाए जाते हैं, ये हवा में भी पाए जाते हैं, यानी कि इस प्रकार के कंडीशन में भी पाए जाते हैं जहां पर जीवन संभव नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। लेंथ में कहा गया है कि कुछ क्या हो सकते हैं, कुछ माइक्रोमीटर इनकी लेंथ हो सकती है। इनका शेप अलग अलग हो सकता है, गोलाकार, छड़ या सर्पिल जैसे विभिन्न आकार के हो सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया है। ये गोलाकार है, ये आपको रॉड शेप दिखाई दे रहे हैं, ये स्पाइरल शेप आपको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे फंजाई की। ठीक है, कवक के बारे में आपने क्या बात की है। अब जब आप बात कर रहे थे यहाँ पर बैक्टीरिया के बारे में, आपने कहा ये प्रोकैरियोट है, लेकिन अब आपके पास जो फंजाई आई है वो यूकैरियोट यहाँ पर आ गई है। ठीक है, यूकैरियोट का मतलब होता है मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेलीज हैं वो यहाँ पर पाई जाएंगी। ठीक है, पढ़ ले, क्या आपको बताया गया है, दे आर ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म that are usually heterotropic in nature। एग्जाम्पल है पेनिसिलियम है, ब्रेड मोल्ड है और मशरूम है। ठीक है, ये आपके पास एग्जाम्पल आ गए हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप आपके पास आएगा वो है प्रोटोजोआ, तीसरा ग्रुप है। अब देखिए अलग अलग ग्रुप आपके पास आ रहे हैं, कौन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सूक्ष्म जीवों के अलग अलग ग्रुपों के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहले हमने बैक्टीरिया की बात की है, फिर फंजाई की बात किया, प्रोटोजोआ की बात करेंगे। आपने कहा दे आर ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट मे बी पैरासिटिक और लिविंग इंडिपेंडेंटली एंड आर हेटेरोट्रोपिक। ठीक है, इन नेचर एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामीशिया। अब आपने बोला, ध्यान दीजिए, आपने बोला ये है तो क्या यूकैरियोटिक, लेकिन कैसे हैं, एक कोशिकीय हैं। ठीक है, अब अगर हम सीक्वेंस वाइज देखें तो सीक्वेंस वाइज आपके पास क्या आता है, पहले आपके पास बैक्टीरिया का ग्रुप आना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद आपके पास कौन सा ग्रुप आना चाहिए था, प्रोटोजोआ का ग्रुप आना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद आपके पास फंजाई का ग्रुप आना चाहिए था। कि हमने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि हमने बोला जो बैक्टीरिया था वो एक कोशिकीय भी था, और वो कैसा था, प्रोकैरियोट्स थे। ठीक है, अब हमने बोला कि जो यहाँ पर प्रोटोजोआ आया है ये है तो एक कोशिकीय,
लेकिन ये कैसे आ गए हैं आपके पास? आपने बोला ये यहाँ पर आ गए हैं यूकैरियोट्स। कैसे आ गए हैं? यूकैरियोट आ गए हैं। कौन? किसकी बात हो रही है? प्रोटोजोआ की। और फंगस में आपने क्या बोला? ये हैं, होते हैं बहुकोशिकीय। और कैसे होंगे? यूकैरियोटिक होंगे। ठीक है, तो आपने क्या देखा? सीक्वेंस देखा। सबसे सिंपल, आपके पास बैक्टीरिया आए हैं तो आपको यही बात बताई गई है कि जो प्रोटोजोआ होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं लेकिन यूकैरियोटिक होते हैं। ये इस प्रकार के जीवों का समूह है। ये परजीवी भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये स्वतंत्र रूप से भी रह सकते हैं। प्रकृति में कैसे होते हैं? विषम पोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। एग्जाम्पल अमीबा है, पैरामीशियम में। ये आपके पास इमेजेस आ गई हैं। यूग्लिना है, अमीबा है और पैरामीशियम है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो यहाँ पर आप डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप आता है वो है एल्गी का, शैवाल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, क्या बात आपने की है? दे आर ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक। एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास। आपने कहा जो शैवाल होते हैं ये प्रकाश संश्लेषक यूकैरियोटिक होते हैं। अब आपके पास क्या है? जो ये ग्रुप आया है, ये आपके पास एडवांस ग्रुप आया है। फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं और क्या होते हैं? मुख्य रूप से जलीय होते हैं। एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास। ये आपके पास सारे एग्जाम्पल आते हैं किसके? क्लेमाइडोमोनास के हैं। वॉलवॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है, अल्वा है, हाइड्रोडाइकोटाइन है। ठीक है, तो आपने जो एग्जाम्पल है उसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है इसमें हम बात करेंगे हाउ आर वायरसेस डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। हम बात करेंगे वायरस की। ठीक है, हम माइक्रोब्स के बारे में बात कर रहे हैं। अपने बैक्टीरिया के बारे में बात कर ली है। ठीक है, अपने प्रोटोजोआ के बारे में बात कर ली है। आपने यहाँ पर एल्गी के बारे में बात की है, फंगस के बारे में बात की है। अब हम वायरस के बारे में अगर बात करें तो अपने का वायरस क्या होते हैं? अपने का वायरस आप ना लिविंग में कह सकते हैं ना नॉन लिविंग में कह सकते हैं, दोनों के बीच की स्थिति होती है। वायरस एक्चुअली में होते क्या है? आपने कहा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या हो सकते हैं? डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है। अब आपने बोला कि जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड के बाहर एक प्रोटीन की लेयर होती है। ठीक है, क्या होती है? प्रोटीन की लेयर, प्रोटीन की कवरिंग, प्रोटीन का कवर है ये। बस इसी को आप क्या कह रहे हैं? आप इसी को कह रहे हैं वायरस। आपने कहा कि यहाँ पर जो डीएनए है वो क्या हो सकता है? या तो डबल स्ट्रैंड हो सकता है या सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है। आरएनए या तो डबल स्ट्रैंड हो सकता है या फिर सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो आपने क्या बात की है? अगर हम कहें फॉर एग्जाम्पल, हमने बोला यहाँ पर क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और ये क्या है? प्रोटीन की कवरिंग है। तो इसी को आप क्या कह रहे हैं? वायरस कह रहे हैं। अब आपने बोला यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सेल सैप नहीं है। आपने कहा साइटोप्लाज्म यहाँ पर नहीं है, आपने कहा न्यूक्लियस यहाँ पर नहीं है, सेल ऑर्गेनेलीज नहीं है। आप इसे सेल की श्रेणी में रखते ही नहीं है क्योंकि क्या है? ये
प्रोटीन की कवरिंग है, ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। सिर्फ इतने को आप वायरस कह रहे हैं। आपने कहा किसी लिविंग सेल से बाहर है तो क्या होगा, ये यहाँ पर लिविंग नहीं माना जाएगा। किसी लिविंग सेल के अंदर चला जाता है तो इसमें क्या क्या कैरेक्टर पाए जाएंगे, आपने कहा इसमें क्या होने लगती है, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट करने लगता है। इसमें म्यूटेशन भी हो सकती है, इसमें आपने बोला रिकॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो आपने क्या बोला कि जो यहाँ पर वायरस है, देखिए अगर आपने बैक्टीरिया के बारे में बात की, आपने कहा बैक्टीरिया प्रॉपर एक सेल है। ठीक है, सेल के अंदर आपने बोला कि यहाँ पर क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन भी होगी, आपने बोला यहाँ पे सेल वॉल भी होती है, आपने बोला सेल ऑर्गेनेलीज भी होती हैं, आपने बोला जो बैक्टीरिया है यहाँ पर उसका अपना अस्तित्व है, अगर वो किसी लिविंग सेल से बाहर भी है तो वो लिविंग रहता है वहां पर। ठीक है, वो डेड नहीं होता वहां पर। तो यही सारी चीजें आपको क्या बताती हैं कि जो वायरस है वो डिफरेंट होता है। अब आपने बोला अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, आपने बोला बैक्टीरिया क्या होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं हमारे लिए। जो वायरस होते हैं, वायरस ज्यादातर हमारे लिए हानिकारक होते हैं क्योंकि ये सबको इन्फेक्ट कर रहे हैं। आपने बोला ये प्लांट को भी क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे, ये एनिमल को भी इन्फेक्ट करेंगे, ये माइक्रोब्स को भी इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, आपने बोला ये बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करेंगे। आपने एक प्रकार का वायरस होता है बैक्टीरियोफाज, ये बैक्टीरियोफाज क्या करेगा, बैक्टीरिया को क्या कर देता है, किल कर देता है। तो जैसे कि यहाँ पर आपके पास ये डायग्राम आया है बैक्टीरियोफाज का, ये है। ठीक है, अब बैक्टीरियोफाज है तो आपने कहा ये तो क्या आपके पास कैप्सिड आता है। ठीक है, कैप्सिड का मतलब क्या हुआ, प्रोटीन की जो कवरिंग है, ये जो प्रोटीन की कवरिंग आ रही है ये इस प्रकार से, ये क्या है, कैप्सिड है। इसके अंदर होगा यहाँ पर डबल स्ट्रैंड डीएनए, क्या होगा यहाँ पर, डबल स्ट्रैंड डीएनए होगा। ठीक है, इसके नीचे वाले ये वाला जो पोर्शन, ये जो आपको छोटी छोटी दिखाई दे रही है, ये है कॉलर। ये आपके पास क्या आ रही है, यहाँ पर टेल आई है, शीथ यहाँ पर आपके पास आई है। और ये वाला जो पोर्शन है ये टेल की एंडिंग है, जो कि क्या करती है, होस्ट सेल को पकड़ने का काम करती है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। यहाँ पर बैक्टीरियोफाज क्या हुआ। अब यहाँ पर इसी प्रकार से आपके पास एक और वायरस आता है, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस में क्या होता है कि ये ऐसा वायरस होता है जो टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है। तो आपने क्या बोला, वायरस सबको ही यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन्फेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि HIV का वायरस है, हेपेटाइटिस बी का है, इबोला है आपके पास। ठीक है, इन्फ्लुएंजा, ये सारे आपके पास वायरस आए हैं। तो पहले वायरस के बारे में आपको क्या बोला गया है, वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोब्स बिकॉज दे प्रोड्यूस्ड ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच कैन बी अ प्लांट, एनिमल और अ बैक्टीरिया। आपने बोला कि विषाणु सूक्ष्म जीव होते हैं लेकिन ये अन्य रोगाणु से भिन्न होते हैं क्योंकि केवल परपोषी जीव, जो एक पौधा या एक जंतु या एक जीवाणु हो सकता है, उसकी कोशिकाओं के अंदर ही क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो चलिए आप लोग वायरस के बारे में जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है वो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है उसमें हम बात करेंगे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। देखिए इसका आंसर आप जानते हैं, आपने बोला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हर जगह पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर स्पेस पे पाए जा रहे हैं या उन्हें एक पर्टिकुलर क्लाइमेट की आवश्यकता है। आपने बोला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हर जगह ही पाए जाते हैं। आपने क्या बात की, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल और unicellular as in bacteria, protozoa or maybe multicellular as in fungus, animals, etc. ठीक है, आपने बोला जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ की तरह एक कोशिकीय हो सकते हैं या फिर बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, जैसे कि फंगस का एग्जांपल आपको दिया गया है। दे कैन सर्वाइव इन वाटर, एयर,
all kinds of environmental conditions like extreme conditions, extreme cold climate to even the hot springs, desert, and marshy lands. Some of them even live inside the body of animals and even humans. आपने बोला कि ये पानी में पाए जाते हैं, हवा में पाए जाते हैं, सभी प्रकार के पर्यावरणीय परिस्थितियों जैसे कि अत्यधिक ठंडी जलवायु से लेकर के अत्यधिक गर्म झरने, रेगिस्तान, दलदली भूमि तक ये जीवित रह सकते हैं। उनमें से कुछ तो जो ऐसे भी माइक्रोब्स होते हैं जो कि एनिमल्स की बॉडी के अंदर या ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर भी रहते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? कोई आपसे पूछे कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, आपने कहा सभी जगह रहते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी जगह सभी क्लाइमेटिक कंडीशन में पाए जाते हैं। तो एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है, इसमें आप बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अर्थ, यानी कि हम बात करेंगे सूक्ष्म जीव और हम में यहाँ पर क्या संबंध पाया जाता है। आपने कहा इट इज टू बी notice that these microorganisms play a vital role in our life. Some of them may be beneficial to us, whereas some of them may have an adverse and harmful impact on us. आपने बोला कि सूक्ष्म जीव का हम पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है। ठीक है, या तो पॉजिटिव वे में पड़ेगा या फिर नेगेटिव वे में पड़ेगा। तो जो पॉजिटिव वे में हम पर इफेक्ट पड़ता है, आप देखेंगे कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि उनके बिना अगर माइक्रोब्स नहीं रहते तो उनके बिना हमें वो प्रोडक्ट मिलते ही नहीं। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं दही का, कर्ड का। आपने कहा दही जो जमती है वो एक बैक्टीरिया की मदद से जमती है। ठीक है, जो वहां पर बैक्टीरिया होगा वो क्या करता है, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, और वहां पर अपनी संख्या में वृद्धि करने लगेगा और इस प्रकार से जो दूध है वो जमने लगता है और आपको दही मिलती है। तो अगर यहाँ पर बैक्टीरिया ही नहीं होता तो आपके पास दही नहीं आती। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा और सूक्ष्म जीवों का यहाँ पर क्या है, बहुत गहरा संबंध है। तो आपने बोला यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनमें से कुछ हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं जबकि उनमें से कुछ का हम पर प्रतिकूल या और हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। क्लियर है? अब आपने बोला माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आपके पास सारे ही ग्रुप आ गए हैं। बैक्टीरिया है पहला ग्रुप। दूसरा आप कहेंगे अगर हम बात करें यहाँ पर कि इनका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, तो हमने बोला सबसे सिंपल सेल जो होती है वो बैक्टीरिया है, दूसरा प्रोटोजोआ है, तीसरा फंजाई है, चौथा आपके पास क्या है, एल्गी है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो चलिए एक बार अपने ग्रुप्स को देखिए, उसके बाद हम यहाँ पर आगे बात करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, उसमें आपके पास यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए हैं और आपने बोला यहाँ पर आपके पास दो कॉलम आए हैं। पहले में आपको बोला गया है यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रोब्स। आपको दो कॉलम बताए गए हैं। सबसे पहले यूजेस के बारे में अगर हम बात करें, आपने कहा प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। आपके यहाँ जब भी आप दही बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, वहां पर आप सूक्ष्म जीवों का उपयोग करेंगे। पहला उपयोग हो गया है। दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। के यहाँ पर जितने भी पेय पदार्थ हैं उनका निर्माण किसकी वजह से हुआ है, सूक्ष्म जीवों की वजह से हुआ है। तीसरा है प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन। यहाँ पर जो मेडिसिन बनती है, जो वैक्सीन बन रही है, उनमें भी क्या है, सूक्ष्म जीवों का यूज है। तीसरा है क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट। जो आपका इन्वायरमेंट है उसे क्लीन करने के लिए, यानी कि अपघटकों के रूप में आप देखते हैं सूक्ष्म जीवों को। अपघटक क्या करते हैं, जो जैविक कचरा होता है
उसका अपघटन करते हैं, जिससे कि आपको क्या मिलती है, खाद मिलती है, जो कि क्या करेगी, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाती है। तो आपने क्या बोला, आपके बहुत सारे फायदे हुए हैं। एक तो आपका पर्यावरण साफ हो गया है कचरे से, दूसरा आपको खाद मिल गई है जो कि क्या करे, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा रही है। ठीक है, तीसरा इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, लास्ट वाला। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी आ गई है क्योंकि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता यहाँ पर क्या हो गई है, बढ़ गई है। हार्मफुल इफेक्ट अगर हम देखें, हमने बोला कॉज डिजीज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग, की सभी में क्या करते हैं, ये बीमारियों को कॉज करते हैं। दूसरा है स्पॉइल फूड एंड कॉज फूड पॉइजनिंग, भोजन को क्या करेंगे, खराब करेंगे और क्या करते हैं, फूड पॉइजनिंग को क्रिएट करते हैं। तो चलिए, ये जो कॉलम है आपके पास, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे फ्रेंडली यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या क्या फ्रेंडली यूज होते हैं। अभी तक आपने क्या किया है, एक समरी देखी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने बोला माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी put to multiply multiple uses, be in the making of alcohol, bread, cake or medicine or in agriculture और क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। आपको वही जो पॉइंट है वो फिर से बताए गए हैं कि सूक्ष्म जीवों को कई उपयोग में आप क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। जैसे कि आप अल्कोहल का प्रोडक्शन करेंगे, यहाँ पर केक बनाएंगे, या दवाई बनाने में या कृषि में क्या करते हैं, इनका उपयोग करते हैं। दूसरा हमने बोला था दही बनाने में, तो आपने क्या बात की यहाँ पे, आपने बोला अ बैक्टीरियम नेमली लैक्टोबैसिलस मल्टीप्लाई मिल्क कन्वर्टिंग इनटू कर्ड। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं, जिसे LAC से भी लिखते हैं आप, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, LAC भी आप इसे कहते हैं। आपने बोला कि मिल्क में क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, अपनी संख्या में वृद्धि करेगा और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल एंड वेरियस अदर फूड प्रोडक्ट ऑल्सो इन्वॉल्व द यूज ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि एक जीवाणु अर्थात लैक्टोबैसिलस दूध में गुणा करके इनमें दही में परिवर्तित कर देते हैं और पनीर, अचार और कई अन्य खाद्य उत्पादों को बनाने में भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या बोला, मेकिंग ब्रेड, केक। अब यहाँ पर अलग अलग बैक्टीरिया के नाम आ रहे हैं, जहां पर आपको नाम दिखाई दे रहे हैं वो आप नोट कर लेंगे। ठीक है, आपने बोला व्हेन ईस्ट इज एडेड टू अ डो it reproduced rapidly releasing a carbon dioxide which bubbles into the dough making it rise. This property of yeast is used to make a bread, cake, etc. अब ईस्ट की यहाँ पर बात की गई है, तो ईस्ट क्या है, यहाँ पर बैक्टीरिया नहीं है, बल्कि ईस्ट यहाँ पर क्या है, फंगस है। ठीक है, फंजाई है। ईस्ट के बारे में एक और चीजें हमने बोला था कि जो कवक होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन ईस्ट यहाँ पर क्या होता है, यूनिसेलुलर है। ठीक है, और ईस्ट एक पर्टिकुलर फंगस का नाम नहीं है, ईस्ट एक ग्रुप का नाम है। ठीक है, क्लियर है, इसके अंदर काफी सारी ईस्ट आपको देखने को मिलती हैं। तो आपने बोला जब खमीर को एक आटे में जोड़ा जाता है तो यह तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड जारी करता है जो आटे में बुलबुले बनाता है, जिसमें यह ऊपर उठता है। ईस्ट के इस गुणा का उपयोग ब्रेड, केक आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए, जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया है कि जब ईस्ट को एक डो में ऐड किया गया तो आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पे जो डो है वो फूल जाता है। तो डो फूल क्यों रहा है, क्योंकि आपने बोला क्योंकि यहाँ पर जो ईस्ट है वो क्या करेगा, यहाँ कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करेगा, और जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करेगा तो आपके पास क्या क्या बना, अल्कोहल बना और CO2 बनी। तो जो CO2 है अब वो क्या करेगी, यहाँ पर डो को फुलाने में मदद करती है।
चलिए, तो आपको क्लियर हो गया यहाँ पर हमने क्या बात की है। यहाँ पर आपने बात की है ईस्ट की, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने कहा सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग। अब आप देखेंगे कि जो सूक्ष्म जीव आपके पास आते हैं उनकी मेडिसिनल वैल्यू क्या है। सबसे पहले आपको बोला गया है द सोर्स ऑफ द वाइडली यूज्ड मेडिसिन एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन दैट स्टॉप और किल द डिजीज कॉजिंग एजेंट आर अगेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने बोला कि व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली दवाओं, एंटीबायोटिक्स, जो कि बीमारी पैदा करने वाले एजेंट को रोकते हैं या मारते हैं, इनके जो स्रोत हैं वो फिर से सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है। तो आपने बोला कि यहाँ पर क्या जो एंटीबायोटिक्स बनाई जा रही हैं, आप देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और वो किससे बनाई जा रही हैं, फिर से सूक्ष्म जीवों से बनाई जा रही हैं। किन किन से बनाई जाती है, आपने कहा कुछ फंगस होती हैं, कुछ फंजाई होती हैं, और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या बात की, आपने कहा दीज आर मैन्युफैक्चर्ड बाय अ ग्रोविंग फेक्स एज अ क्योर और वेरियस डिजीज। आपने बोला इनमें विभिन्न रोगों के इलाज के रूप में विशिष्ट रूप से विकसित करके इन्हें निर्मित किया जाता है। Some of the antibiotics are streptomycin, erythromycin and azithromycin। ये आपके पास क्या आए हैं, कुछ एग्जाम्पल आए हैं। अब देखिए, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं यहाँ पर, उनका उपयोग हम क्यों करते हैं ज्यादातर। आपने बोला जो बैक्टीरिया होते हैं, किस प्रकार के बैक्टीरिया जो हमारे लिए हानिकारक होंगे, उन बैक्टीरिया को या तो नष्ट करने के लिए या उनकी वृद्धि को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट आपके पास आया है वैक्सीनेशन। तो देखिए, आपको पता है कि हम चैप्टर अच्छे से समझ चुके हैं, यहाँ पर हमारा रिवीजन चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी से हम चीज़ों को समझेंगे, जल्दी से चीज़ों को रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है वैक्सीनेशन का, जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको अच्छे से समझना है। तो आप अपने नोट्स को एक बार देख लेंगे, वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ के आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वहाँ पर हम बात करेंगे वैक्सीन की, टीका की, और वैक्सीनेशन की यानी कि टीकाकरण की। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।